औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे शहज़ादों और प्यारी शहज़ादियों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, नंबर 1 ऑर्थोपेडिक नर्सिंग सेमेस्टर 4। ठीक है, ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो जिसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में दरअसल हमारे क्या है, हम एबनॉर्मलिटीज़ देखेंगे, हम नॉर्मल जो हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है नॉर्मल, उसको एबनॉर्मल यानी कि अल्टर्ड के साथ क्या करेंगे, मैच करेंगे और उसमें क्या करेंगे, डिफरेंसेस मालूम करेंगे। उसके अलावा किस तरीके से हम उन पेशेंट को केयर दे सकते हैं, क्या क्या लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाते हैं, कौन से प्रोसीजर्स होते हैं उसके लिए, और एक नर्स का क्या रोल है एज अ ऑर्थोपेडिक नर्स। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये सेकेंड स्लाइड भी ऑब्जेक्टिव्स की है, थर्ड भी और फोर्थ भी। ठीक है, उसके अलावा हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, फ्रैक्चर, एम्पुटेशन, पेट डिजीज़ एंड गट। ठीक है, इन टर्मिनोलॉजीज़ को हम डिस्कस करेंगे। देन ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, रिमाटॉइड आर्थराइटिस, बोन ट्यूमर एंड ट्यूबुलर क्लोसिस। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। तो द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इंक्लूड द बोन, joint, muscles, tendon, ligament and बुर्से ऑफ द बॉडी। यानी कि जो हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है वो किस चीज़ पर कंसिस्ट करता है, ठीक है, किस चीज़ से मिलके बना है। तो बोन्स, जॉइंट, मसल, टेंडन, लिगामेंट एंड बुर्से ऑफ द बॉडी, ये सब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। इंशाल्लाह भी हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। The problem associated with their structure are common and affect all age group। के जो अगर हम बोन्स में कोई अल्ट्रेशन आ गई, जॉइंट में कोई अल्ट्रेशन आ गई, मसल ईटीसी, इन सब में अगर कोई अल्ट्रेशन आती है तो वो हमारे पास क्या है, ऑर्थोपेडिक अल्ट्रेशन है। ठीक है, फिर हमारे पास है, प्रॉब्लम विद द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आर जनरली नॉट लाइफ थ्रेटनिंग बट दे हैव अ significant effect on the patient normal activities and productivity। ठीक है, अब क्या होता है कि जो मतलब हमारे पास जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अल्ट्रेशन या डिजीज़ या डिसऑर्डर्स जो भी हैं, ये क्या होते हैं, तमाम ग्रुप के जो बंदे होते हैं, किसी भी एज ग्रुप को ये हो सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है वो क्या है, कोई लाइफ थ्रेडिंग नहीं है इतना, बस ये क्या है कि ये इफ़ेक्ट करता है पेशेंट के नॉर्मल एक्टिविटीज़ और प्रोडक्टिविटी पर। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे हड्डियों का मसला होगा, मेरे टांगों में दर्द होगा, तो वो लाइफ थ्रेटिंग तो नहीं है, लेकिन उसकी वजह से मैं अपने रोज़मर्रा के जो मेरे काम है, जो मेरा एक इंडिविजुअली रोल है, उसको मैं प्ले नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, और जो मेरा काम है, जिस तरीके से मैं अपने काम को प्रोडक्टिव बनाती हूँ, तो मेरे काम करने का तरीका प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। नर्स इन ऑल प्रैक्टिस एरिया एनकाउंटर पेशेंट विद चेंज इन मस्कुलोस्केलेटल फंक्शन। मतलब एक नर्स जो है वो प्रैक्टिस करती है उन तमाम एरियाज़ के, मतलब पेशेंट के उन तमाम एरिया में को जहाँ पर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में कोई भी चेंज आता है। ठीक है, फिर हमारे पास है एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिक ओवरव्यू। तो the health and proper functioning of the musculoskeletal system is interdependent with that of the other body system। क्या कह रहे हैं कि ये इंटरडिपेंडेंट है, क्या है, इंटरडिपेंडेंट है बॉडी के बाकी पार्ट्स पे। कौन, जो हमारे पास क्या है, द हेल्थ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मतलब जो हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है वो हेल्दी रहे और प्रॉपर फंक्शन करे, ये क्या करते हैं, इंटरडिपेंड है किस चीज़ पर, बॉडी के बाकी सिस्टम्स पर। द बोनी स्ट्रक्चर प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर वाइटल ऑर्गन। हमारे जो बोन्स है वो क्या करती है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्कल में क्या है, ब्रेन है, तो ब्रेन की हिफाजत करती है। चेस्ट कैविटी में हमारे पास हार्ट है, लंग्स है, ठीक है, और स्टमक्स वगैरह हो गया। मतलब कुछ कुछ ऑर्गन्स के कुछ कुछ पार्ट है, जैसे कि रिवर पूरा हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या आती हैं, रिब केज के अंदर आती है। तो रिब केज क्या कर रहा है, इसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। जैसे अगर हम बोन मैरो की बात करें तो बोन मैरो की प्रोटेक्शन हमारे पास कौन कर रहा है, वर्टिब्रा कर रहा है। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिए ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट है द बोनी स्केलेटन प्रोवाइड आ स्टडी फ्रेमवर्क टू सपोर्ट बॉडी स्ट्रक्चर। द बोन मैट्रिक्स स्टोर कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड फ्लोराइड। कह रहे हैं कि जो हमारे पास बोनी स्केलेटन है, ठीक है, जो हमारा जो स्केलेटन है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी जिस्म की सारी हड्डियों को निकाल के बाहर फेंक दें तो हमारे जिस्म तो गोश्त का लोथड़ा हो जाएगा। तो जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल अब मेरी हाथ में से या टांग में से अगर मैं हड्डी निकाल दूँ तो वो तो ऐसे हिलेगा ना, लटकता रहेगा, तो उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो जो बोन है, जो स्केलेटन है, वो एक फ्रेमवर्क का काम करती है और हमारी बॉडी को क्या करती है? सपोर्ट करती है। उसी तरह अगर हम बोन्स की बात करें तो बोन्स में हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या करती है? कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और फ्लोराइड को क्या करती है? स्टोर करती है। और ये तमाम आयंस हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मोर देन 98% ऑफ द टोटल बॉडी कैल्शियम इज प्रेजेंट इन बोन। यानी कि अगर बात की जाए तो हमारे ओवरऑल बॉडी की 98% की जो कैल्शियम होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? बोन में प्रेजेंट होती है। इतना समझ आया आपको? देन हमारे पास है in addition the red bone marrow located within the bone cavities produce red and white blood cell in a process called hematopoiesis। अच्छा, एमसीक्यूज में ये आ सकता है कि बोन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो बोन हमारे वाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल दोनों को प्रोड्यूस करते हैं। आपका ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि प्रोडक्शन ऑफ द वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल इज नॉन एज और कॉल्ड। तो आप क्या लगाओगे? हेमाटोपोइसिस। ठीक है, हेमाटोपोइसिस क्या है कि जो हमारा रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं या वाइट ब्लड सेल बन रहा होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हेमाटोपोइसिस। क्लियर? Joints hold the bone together and allow the body to move। हमारे बोन्स के जितने भी जॉइंट्स है ये क्या करते हैं? ये आर्टिकुलेशन का काम करते हैं। एक बोन को दूसरे बोन से क्या करती है? जोड़ती है। और हमारे हाथ पैर और जिस जिस एरिया में जॉइंट है उस एरिया को मूवमेंट करने में क्या करती है? हेल्प करती है। द मसल अटैच द स्केलेटन contract with the bone and producing heat which help to maintain body temperature। कह रहे कि जो मसल्स है वो अटैच है किसके साथ? स्केलेटल के साथ अटैच है। किसके साथ अटैच है? स्केलेटल के साथ अटैच है, जिसकी वजह से क्या होता है? मूविंग द बोन एंड प्रोड्यूसिंग हीट। जब बोन्स मूव करते हैं तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है? हीट प्रोड्यूस होती है और इसी वजह से हमारी बॉडी का क्या जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, ये यहाँ पर इस डायग्राम में कुछ हमारे पास मसल्स के नाम दिए गए हैं। ठीक है, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि उनके नाम आप याद कर ले। ठीक है, फिर हमारे पास है डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कहता है या हमें शक होता है कि इस पेशेंट को कोई ना कोई ऑर्थोपेडिक डिजीज़ है, देन हम उसको कोई ना कोई डायग्नोस भी तो करेंगे ना। तो डायग्नोस प्रोसीजर हर एक डिजीज़ के लिए क्या होता है? डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो अब हम पढ़ेंगे ऑर्थोपेडिक डायग्नोस्टिक का प्रोसीजर। A doctor can often diagnose a musculoskeletal disorder based on the history and the result of the physical examination। कह रहे हैं डॉक्टर क्या करता है? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के जो डिसऑर्डर है कैसे पता लगाता है? एक तो वो उसकी हिस्ट्री लेता है और दूसरा उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन कराता है। ठीक है, मतलब प्रॉपर उसकी असेसमेंट होती है। लेबोरेटरी टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट और अदर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर आर सम टाइम नेसेसरी टू हेल्प द डॉक्टर मेक अ कंफर्म आ डायग्नोसिस। ठीक है, तो क्या कभी कभार क्या होता है कि डॉक्टर डायग्नोस तो कर लेते हैं, लेकिन वो अपने डायग्नोस को कंफर्म करने के लिए कुछ लेबोरेटरी टेस्ट कराता है, कोई कुछ एक्सरे, एमआरआई और ये सारी चीज़ें उनसे करवाता है ताकि उनका जो डाउट है, डायग्नोस है, वो क्या हो जाए? कंफर्म हो जाए। लेबोरेटरी टेस्ट में हमारे पास आता है ईएसआर फॉर इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन याद रखना, ये जब भी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हो या बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो तो ईएसआर का जो लेवल होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर किसी का ईएसआर लेवल आप रिपोर्ट्स में देखें कि वो हाई आ रहा है, इट्स मीन कि उसकी बॉडी में कोई ना कोई किसी जगह पर या तो इन्फ्लेमेशन हुई है या तो कोई इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, फिर हमारे पास है लेवल ऑफ क्रिएटिनिन किन्स, अ नॉर्मल मसल एंजाइम दैट लीक आउट एंड इज रिलेटेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम व्हेन मसल इज डैमेज्ड। कह रहे कि जो क्रिएटिनिन किन्स है,
उसके लेवल को हम चेक करते हैं। वो क्या करता है, ये एक किस्म के एंजाइम है जो क्या करता है, हेल्प अप कराता है ब्लड स्ट्रीम में। किस चीज़ में? ब्लड स्ट्रीम व्हेन मसल इज डैमेज। मतलब जब मसल्स डैमेज हो जाते हैं तो ये क्या करता है, थ्रू ब्लड स्ट्रीम हेल्प कराते हैं उस डैमेज एरिया को क्या करने में, हील करने में। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास कौन सा है, एंटीसाइक्लिक सेट्रुलिनेटेड पेप्टाइड। ये हम तब कराते हैं कि अगर हमें ये हो चांसेस हो कि इस पेशेंट को रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकते हैं, तब हम ये टेस्ट कराते हैं। उसके अलावा जीन टेस्ट कराते हैं HLA-B27 का फॉर कंफर्मेशन ऑफ स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपेटी के लिए। ठीक है। एनी जॉइंट डिजीज ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, मतलब अगर वर्टिब्रल कॉलम में कोई भी डिजीज हो जाए। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नर्व एंड मसल टेस्ट। ठीक है, कि नर्व और मसल टेस्ट भी कराते हैं। उसमें हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी एंड नर्व कंडक्शन। इलेक्ट्रोमायोग्राफी में क्या होता है कि हमारे पास जैसे स्विच नहीं होता, उस स्विच को इलेक्ट्रोड होते हैं और स्विच होता है, उसे हम क्या करते हैं अपने मसल्स के साथ, हमारे मसल्स के साथ डॉक्टर उसको क्या कराता है, अटैच करवाता है और फिर उसमें से क्या करता है, करंट को पास करवाते हैं, जिसकी वजह से ये चेक किया जाता है कि जो मसल्स की कंडक्शन है, ठीक है, मसल के पास जो नर्व है, जो मोटर सेंसेस है, उनकी कंडक्शन की एक्टिविटी कितनी है उसको नोट किया जाता है। उसी से हमें पता लगता है कि हमारा मसल कितना हेल्दी और हमारा मसल कितना एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है। उसके अलावा हम असेसमेंट करते हैं उनकी। ठीक है। पल्पेट करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं बोन्स को। उसके अलावा हमारे पास फिर नेक्स्ट आता है एक्सरेज। X-ray, C-plane X-rays are most valuable for detecting abnormalities in bone and are taken to evaluate painful, deformed or सस्पेक्टेड एबनॉर्मल एरिया ऑफ बोन। ज़्यादातर अगर देखा जाए ना तो ज़्यादातर क्या होता है कि एक्सरे किए जाते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट, जब फर्स्ट कोई फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ और मैं हड्डियों का मसला बताती हूँ कि मैं गिर गई थी या जो भी, तो वो सबसे पहले रिकमेंड करते हैं कि मैं एक्सरे करवा दूँ, क्योंकि एक्सरे क्या है, रिलायबल है और ये बहुत अच्छा होता है। ज़्यादातर लोग एक्सरे कराते हो, काफ़ी हद तक की डिजीज़ के बारे में एक्सरे में भी पता लग जाता है। ठीक है। फिर हमारे पास है कि एक्सरे कैन हेल्प टू डायग्नोज फ्रैक्चर, ट्यूमर, इंजरीज, इन्फेक्शन एंड डिफॉर्मिटीज सच एज अ कंजेनाइटल हिप डिस्प्लेसिया। ठीक है, डिस्प्लेजिया। तो ये हमारे पास क्या है जो एक्सरे में पता लग जाता है। बट एक्सरे डू नॉट शो सॉफ्ट टिश्यू सच एज अ मसल्स, बुर्सा, लिगामेंट, टेंडन एंड नर्व। लेकिन एक्सरे में हमें सॉफ्ट टिश्यूज, मसल्स, बुर्सा, लिगामेंट और टेंडन के बारे में पता नहीं लगता। ठीक है। फिर हमारे पास है द मोस्ट एक्यूरेट वे to evaluate bone density, which is necessary when screening for or diagnosis osteopenia or osteoporosis, is with dual energy X-ray absorptiometry। मतलब ये भी क्या है, एक्सरे की एक किस्म है जिसमें क्या होता है, ड्यूल हम चेक करते हैं, मतलब ड्यूल एनर्जी एक्सरे इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो बारीक बारीक चीज़ें होती हैं वो भी क्या होती है, हमें नज़र आना शुरू हो जाती है। फिर हमारे पास है कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि सीटी स्कैन और एमआरआई। ठीक है। कंप्यूटेड tomography and magnetic resonance imaging give much more detail than a conventional x-ray and may be done to determine the extent and exact location of the damage। मतलब फिर हमारे पास लास्ट में जब किसी चीज़ में हमें पता नहीं लग रहा, एक्सरे और टेस्ट वगैरह से पता नहीं लगता, लास्ट में हम सीटी स्कैन और एमआरआई कराते हैं, जिसकी वजह से हमें अगर वो एक छोटा सा हाफ या 0.25 सेंटीमीटर भी इंजरी होगी ना बोन में, वो क्या हो जाएगी, हमें फील होना स्टार्ट हो जाएगी, हमें नज़र आएगी। ठीक है। दिस टेस्ट कैन आल्सो बी यूज टू डिटेक्ट फ्रैक्चर एंड, सॉरी अलीजा यहाँ से काट देना। ठीक है, दोबारा से यहाँ से पढ़ना जहाँ से मैं बता रही हूँ। These tests can also be used to detect fractures that are not visible on X-ray, such as some small fracture of the hip and pelvis। कह रहे
कुछ चीज़ें इतनी माइनर होती है, इतनी छोटी होती है कि हमें एक्सरे वगैरह में पता नहीं लगती, तो फिर हम सीटी स्कैन और एमआरआई कराते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे फ्रैक्चर्स भी क्या होते हैं, नज़र आ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है। MRI can be used if the cause of pain is thought to be a severe soft tissue problem, for example, rupture of a major ligament or tendon or damage to important structure inside the knee joint। कह रहे कि जब बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ का मसला आ जाए या लिगामेंट का मसला है और सीवियरिटी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा हो और बहुत ज़्यादा सीवियरिटी हो, मतलब पेन में, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे डैमेज हुआ हुआ सॉफ्ट टिश्यूज़ का, तो उसके लिए MRI काम आती है। CT scan is useful if MRI is not recommended or unavailable। कह रहे हैं कि अगर MRI किसी जगह पर MRI अवेलेबल नहीं है या अफोर्डेबल नहीं है या नहीं की जा सकती या रिकमेंडेड नहीं है, तो फिर हम CT स्कैन कराते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लंबर डिसाइटस हुआ है। लंबर डिसाइटस मतलब कि हमारे पास जो हमारे वर्टिब्रास है उसमें जो लंबर वर्टिब्रा है उस लंबर वर्टिब्रा के पोर्शन है डिस्क, क्या है, डिस्क को अगर आप देखें तो दोनों डिस्क के दरमियान का जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पर क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया, जिसको हम लंबर डिस्साइटस कहते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी इज बीइंग यूज्ड मोर एंड मोर फ्रीक्वेंटली टू आइडेंटिफाई इन्फ्लेमेशन इन एंड अराउंड जॉइंट एंड टेयर और इन्फ्लेमेशन टेंडर। मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी में हम ये चेक करते हैं और फ्रिक्वेंटली कि किसी जगह पर इन्फ्लेमेशन तो नहीं हुई है, किसी जॉइंट के इर्द गिर्द कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, या फिर कोई जगह वहाँ से छिली हुई तो नहीं, जैसे टेंडन कोई छिला हुआ तो नहीं है। अल्ट्रासोनोग्राफी इज ऑल्सो यूज एज अ गाइड when a needle need to be put into a joint, for example to inject drug or remove joint fluid। कह रहे अल्ट्रासोनोग्राफी हम ज़्यादातर तब भी करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर जॉइंट से मैं फ्लूइड क्या कर रही हूँ, कलेक्ट कर रही हूँ या इंजेक्शन दे रही हूँ, ड्रग दे रही हूँ, तो उस वक्त भी हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि जो इंजेक्शन है वो स्पेसिफिकली अपनी जगह तक पहुँच रहा है, किसी दूसरी जगह को डैमेज नहीं कर रहा, ठीक है। फिर हमारे पास है As an alternative to CT scan and MRI, अल्ट्रासोनोग्राफी इज़ लेस एक्सपेंसिव। अगर हम MRI और CT स्कैन की बात करें तो ये महंगे हैं, जबकि जो हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफी है वो क्या है, थोड़ा सा सस्ता है। इन्वॉल्विंग एक्सपोजर टू रेडिएशन, और इसमें क्या होता है, रेडिएशन से आपका एक्सपोजर होता है, ठीक है। फिर हमारे पास है जॉइंट एस्पायरेशन, क्या है, जॉइंट एस्पायरेशन, ठीक है। तो जॉइंट एस्पायरेशन इसको हम कहते हैं आर्थ्रोसेंथेसिस इज यूज टू डायग्नोज सर्टेन जॉइंट प्रॉब्लम। ये क्या है, जॉइंट एस्पायरेशन, इसमें हम क्या करते हैं, फ्लूइड को सक आउट करते हैं किसी सिरिंज के ज़रिए बोन में से, या फिर जॉइंट मतलब दो बोन्स है ना उसके दरमियान जो जॉइंट है वहाँ से। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ द मोस्ट डायरेक्ट एंड एक्यूरेट वे टू डिटरमाइन वेदर जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग इज कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन और अ क्रिस्टल रिलेटेड आर्थराइटिस। ये हम इसलिए करते हैं कि कोई या तो इस पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ हुआ है या फिर कोई आर्थराइटिस हुआ हुआ है, ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से पेन हो रहा है, तो हम वहाँ का फ्लूइड लेते हैं, उसके पूरे एग्जामिनेशन करते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें पता लग जाता है इसको पेन क्यों हो रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास है फॉर दिस प्रोसीजर अ नर्स फर्स्ट इंजेक्ट ऑन एनेस्थेटिक टू नम द एरिया। सबसे पहले वहाँ पे एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि उस एरिया को क्या कर सके, नम किया जा सके। देन द नर्स इंसर्ट अ लार्जर निडल इनटू द जॉइंट स्पेस, ड्रॉ आउट एस्पायरेशन जॉइंट फ्लूइड, साइनोवियर फ्लूइड एंड एग्जामाइन द फ्लूइड अंडर अ माइक्रोस्कोप। वही जो मैंने बात कही कि इसमें क्या करेंगे, पहले उस एरिया को एनेस्थीसिया देंगे, फिर जो बड़ी नीडल होती है उसके ज़रिए हम क्या करेंगे, जॉइंट के दरमियान जहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड होते हैं उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, एस्पायरेट करेंगे और माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे उसकी, ठीक है। अनर्स रिमूव एज अ मच फ्लूइड पॉसिबल एंड नोट इट कलर एंड क्लैरिटी। मतलब एक नर्स क्या करती है, इस फ्लूइड को जब निकाल देती है, रिमूव कर देती है, तो फिर वो नोट करती है कि इसका कलर कैसा है और इसकी क्लैरिटी कैसी है। अदर टेस्ट सच एज अ वाइट ब्लड सेल कंडक्ट एंड कल्चर आर डन ऑन द फ्लूइड। द डॉक्टर कैन ऑफ्टन मार्क अ डायग्नोसिस आफ्टर एनालाइजिंग द फ्लूइड। कह रहे हैं
कि कुछ टेस्ट ऐसे भी होते हैं जैसे कि वाइट ब्लड सेल काउंट हो गया, इन सबको कल्चर वगैरह हो गया, वो हम फ्लूइड से ही क्या कर देते हैं, वो टेस्ट करवा लेते हैं। उसके अलावा जो डॉक्टर है वो तभी डायग्नोस करता है जब उस फ्लूइड को अच्छी तरीके से क्या कर ले, एनालाइज कर ले। फॉर एग्जाम्पल, अ सैम्पल ऑफ फ्लूइड में कंटेन बैक्टीरिया विच कन्फर्म अ डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस फ्लूइड में कहीं से बैक्टीरिया नज़र आ गया, इसका मतलब वहाँ पर कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है। फिर हमारे पास है आर्थ्रोस्कोपी। क्या है आर्थ्रोस्कोपी? आर्थ्रोस्कोपी इज अ प्रोसीजर इन विच अ स्मॉल डायमीटर ऑफ अ पेंसिल fibertic scope is inserted into a joint space, allowing the doctor to look inside the joint and to project the image onto the video monitor। इसमें क्या करते हैं कि हम एक पेंसिल की तरह निब होती है, ठीक है, जिसमें प्रॉपर कैमरा वगैरह लगा हुआ होता है। इन कुछ चीज़ों को हम क्या करते हैं, अंदर इंसर्ट करते हैं और उस जगह की क्या करते हैं, पूरी एग्जामिनेशन करते हैं, व्यू लेते हैं, ठीक है, और उसको हम कहाँ पर मोनिटर कर रहे होते हैं, जो हमारे पास मोनिटर होगा उसमें इसको मोनेटाइज कर रहे होते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच अगेन। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पामान, फ़ी अमानुल्लाह, बाय बाय।